Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 18th of June 2024. First of all, we're talking about Gagan. What is Gagan? So Gagan is GPS aided geo augmented navigation. क्यों इसका यूज किया जाता है? बेसिकली जो लैंडिंग करते वक्त एयरप्लेन्स की एक्यूरेसी होती है एंड उनकी इंटीग्रेशन होती है सिविल एविएशन यूजेस के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जीपीएस सिग्नल्स का यूज करते हैं। इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो के कोलैबोरेशन के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है बड़े एयरपोर्ट्स पे, जैसे मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, जिसमें लैंडिंग के टाइम पे प्रिसिजन आप वर्टिकल और लेटरल गाइडेंस के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं, ताकि से जब टच डाउन करते हैं रनवे के ऊपर तो सेंट्रल लाइन के पास में करें आप। तो डिसीजन एल्टीट्यूड जो है वो कितना होगा, बेसिकली उसका डिसीजन यहाँ पे किया जाता है। क्या इसमें इशू क्रिएट हो रहा है? तो इसमें इशू ये क्रिएट हो रहा है कि जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है वहां पे इनएक्यूरेसी देखने को मिल रही है। जो सिग्नल्स हैं जीपीएस के वो डिग्रेड हो जाते हैं अराउंड 2 PM व्हेन द इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक एक्टिविटी इट पीक्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं जीपीएस में वो बेसिकली आयनोस्फेरिक एक्टिविटीज जो इक्वेटर के रीजन के पास होती हैं, जो आयनाइजेशन कंसंट्रेशन इकट्ठा हो जाता है इक्वेटर के ऊपर डिफरेंट 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 फैक्टर्स की वजह से, तो वो जो हमारा सिग्नल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, बीच बीच में सिग्नल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इंडिया के पास जैसे गगन है वैसे यूएस के पास वास भी है, WAAS, एंड यूरोप के पास इग्नोस भी है। तो इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक एक्टिविटी की वजह से सिर्फ गगन हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट होता है, वास और इग्नोस दोनों ही इम्पैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये डुअल फ्रीक्वेंसी मल्टी कॉन्स्टलेशन यूज करते हैं, जो कि आयनोस्फेरिक एक्टिविटी से फ्रीक्वेंसी हमारी अफेक्ट नहीं होती है। तो गगन के लिए भी हम यही अप्रोच लेने की बात करें कि हमें डुअल फ्रीक्वेंसी मल्टी कॉन्स्टलेशन यूज करना चाहिए। मैप में देख सकते हैं इंडिया के लिए गगन, यूरोप के लिए इग्नोस और अमेरिका के लिए वास, यूएस के लिए। देन नेक्स्ट माइफप्रिस्टोन। तो माइफप्रिस्टोन की बात करते हैं तो ये एक तरीके का ड्रग है जिसको यूज किया जाता है बेसिकली टू ब्लॉक दी प्रोस्टेजन प्रोगेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स, जो कि जरूरी होते हैं टू सस्टेन अ प्रेगनेंसी। तो अबॉर्शन के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और ड्रग होता है जिसको बोलते हैं मिसोप्रोस्टॉल, जिसको यूज किया जाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, मतलब एक्सप्लोजन ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यूज होता है उसकी वजह से। तो प्रोगेस्ट्रॉन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हम करते हैं मिसोप्रोस्टॉल से। सो बेसिकली मिसकैरेज के टाइम पे इसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है कि पिटिशन फाइल किया गया मेडिकल एसोसिएशन सेवरल डिफरेंट डॉक्टर्स को। तो जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उधर लॉ सूट जो है उसने चैलेंज किया जो एफडीए का अप्रूवल है ऑफ माइफप्रिस्टोन और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन जिनको अलाउ किया गया है ब्रॉडर डिवीजन के लिए और टेलीमेडिसिन में। तो उन उन सारे अप्रूवल्स को बेसिकली इस लॉ सूट में हम बोल सकते हैं कि चैलेंज किया गया। सेफ्टी कंसर्न्स और एफडीए का जो अप्रूवल प्रोसेस है उसके ऊपर कंसर्न्स जताए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पार्टी है दैट इज सीकिंग द रिलीफ, दे मस्ट हैव अ पर्सनल स्टेक एट द आउटकम, और दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ डिस्टिंक्ट injury that is directly connected to the defendant's action। तो फेडरल कोर्ट्स का यहाँ पे रोल आ जाता है। एंड इम्प्लीकेशन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने? उन्होंने बोला कि जो माइफप्रिस्टोन है इट विल रिमेन एक्सेसिबल इन द यूएस अभी के लिए, एंड जो क्लेम दिया गया है, जो पिटिशन फाइल किया गया है कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी को टेलीमेडिसिन में जिसमें यूज किया जाता है, वो अभी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है कि उसको हम बंद कर सकते हैं।
तो माइफप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोन, ये दो मिसकैरेज से रिलेटेड ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल है यूएस के अंदर, एंड उनके ऊपर ही क्लेम किया गया है कि उनको बंद करना चाहिए। देन नेक्स्ट, केरला's माइग्रेशन स्टोरी। सो केरला माइग्रेशन सर्वे हुआ 2023, रिपोर्ट आई, एंड टोटल नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स जो हैं दे स्लाइटली गॉन अप। तो केरला में अगर बात करते हैं 90% ऑफ जो माइग्रेंट्स हैं दे आर फ्रॉम दी स्टेट्स दैट इज गल्फ कंट्री, दैट आर इन द गल्फ कंट्रीज। तो आउटवर्ड माइग्रेशन दूसरी कंट्रीज में, एंड ऑल्सो इनवर्ड माइग्रेशन, केरला के अंदर माइग्रेशन दूसरे स्टेट से इंडिया के, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं केरला में। एंड नियरली हम देखते हैं 2.5 क्या मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार से आते हैं, वो वर्क फोर्स ज्वाइन करते हैं केरला के अंदर लो पेइंग जॉब्स में ज्यादातर। तो 2.2 मिलियन एमिग्रेंट्स इन 2023 एस्टिमेट किया गया, जो कि 2018 के सर्वे से ज्यादा है। तो डिक्लाइन इन इमाइग्रेशन टू द गल्फ देखा जा। इसमें इसमें वी कैन टॉक अबाउट कि 5 की एस्पेक्ट है। फर्स्ट है कि इमिग्रेशन है गल्फ में, लेकिन ओवर द इयर्स डिक्लाइन हुआ है। देयर इज इंक्रीज इन रिटर्निंग, जो लोग जाते हैं वो वापस आ रहे हैं। 5 लाख अराउंड देखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ जाता है तो पुअर कंडीशन। अभी हाल फिलहाल में कुवैत है कहीं पर भी जो फायर इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोग का डेथ हुआ था, उसमें इंडियन भी थे। तो इलनेस, एक्सीडेंट, पुअर वर्किंग कंडीशन इन दैट कंट्री, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, उसी कारण होता है इशू। दूसरा कि इंडिया जो माइग्रेशन कन्वेंशन है उसमें भी इंडिया का रोल प्ले होना चाहिए मोस्टली वो ही बात कर सकते हैं। दूसरा कि केरला एक तरह से लिटरेट सोसाइटी है, मोर देन 99% लिटरेट है। तो वहाँ जो स्टूडेंट है उनके पास कुछ ना कुछ डिग्री है तो वो जाते हैं बाहर करके इमिग्रेट होते हैं। तो जो लो लो पेइंग जॉब्स है इट इज़ कवर्ड बाय अदर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक्सेट्रा, वो कवर करते हैं। एंड मोस्टली जो माइग्रेंट होते हैं वो मुस्लिम है, अप्रोक्सीमेटली 41%। एंड इसके अलावा जो स्टेट भी है वो भी मेजर्स ले रहा है ताकि रिटर्निंग जो है इमाइग्रेंट्स की वो बढ़ पाए, जैसे लोन देना या फिर टेक्निकल एडवाइस देना जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एंड बजट एलोकेशन देना नए पेंशन और सेविंग स्कीम्स के लिए। हम्म। और भी है ना 2-3 एरियाज और है कि क्यों वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एक ग्रोइंग पावर है, इन्वेस्टमेंट और पीएलआई स्कीम है, और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव दैट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। तो वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बाहर का है और उनको जो सैलरी मिलता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। प्लस वो कंट्री के अंदर में लोकल्स है उनका भी ग्रीवांसेस है कि दे आर ईटिंग अप द जॉब्स, माइग्रेंट्स आर ईटिंग अप द जॉब्स। तो एक एंटी इमिग्रेंट एक सेंटिमेंट भी है, सिर्फ और सिर्फ यूएस में नहीं है, बाकी जगह नहीं हो रहा, गल्फ कंट्री में भी। तो एक इसके कारण भी लोगों को पसंद। DSR cultivation, it needs less water, less labor, and why is it still not popular in Punjab? तो DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली सीड्स को सोन किया जाता है इन द फील्ड रादर देन ट्रांसप्लांटिंग द सीड्स फ्रॉम द नर्सरी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में सो किया जाता है और हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स को यूज किया जाता है, एंड क्लेम करता है कि 15 से 20% जो ग्राउंड वाटर का यूज होता है उसको हम बचा सकते हैं DSR टेक्निक यूज करके। बट इसके अडॉप्शन में फिर भी हमने डिक्लाइन देखा है। तो उसके कुछ कुछ रीजंस अगर पंजाब स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो ये हो सकते हैं कि पावर कट्स वहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो कैनाल वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता सोइंग टाइम के आसपास DSR में, जो कि जरूरी होता है। रिजल्ट्स की बात करते हैं कि कुछ फार्मर्स को इससे ज्यादा यील्ड मिला है बट कुछ को ज्यादा यील्ड नहीं मिला है। तो जो एक्सपर्ट्स है एंड R&D है सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग उसका होना और भी ज्यादा जरूरी है। इसमें अगर सिंपल में बताऊँ क्यों नहीं हो रहा है, तो वो है कि डीएसआर टेक्निक है डायरेक्ट
सीडिंग ऑफ राइस है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है, उसे आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे, वो लेबर कम करेंगे, तो दोनों का कॉस्ट ही बचेगा, वाटर कॉस्ट ही बचेगा। लेकिन तब भी पंजाब में नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि पंजाब में जो सॉइल है इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट टेक्सचर। इसके लिए मोस्टली लाइट टेक्सचर को अवॉइड किया जाता है, लेकिन पंजाब में इट इज़ हैविंग अ लाइट टेक्सचर सॉइल। कहाँ पर है? तो बियास और सतलज के आसपास में उसका वो दूसरा दूसरा डीएसआर के लिए आयरन कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सॉइल में आयरन कंटेंट कम है, उसी कारण भी सूटेबल नहीं है। तो ये दो कारण मोस्टली दैट इज अफेक्टिंग द डीएसआर। फिर दूसरा है कि डीएसआर में एक और एक प्रॉब्लम है कि सीड ज़्यादा चाहिए डीएसआर में, क्योंकि आप डायरेक्टली सीड कर रहे हो, वो एक कारण है। दूसरा, वीडिंग प्रॉब्लम को कैसे रोक सके, वो एक इशू है। फिर है कि अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं एनपीके, नॉर्मली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी होता है कि आप हाई यील्ड तो हो गई, लेकिन डीएसआर में आपके पास एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं, कितना यील्ड होगा, वो एक चैलेंज है। एंड ऑल्सो जो इसका क्लेम है कि कम पानी इसमें यूज होएगा, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेथड ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है उसमें 5,000 लीटर पानी यूज होता है 1 kg ऑफ राइस को ग्रो करने के लिए। बट अगर डीएसआर की बात करते हैं तो उसमें भी 4,000 के आसपास लीटर्स ऑफ वाटर यूज होगा, तो ज्यादा डिफरेंस उसमें भी नहीं है। Next, a universal equation which predicts how often the birds, bats, and insects they wing their beaks. तो इसमें बेसिकली एक फॉर्मूला जनरेट किया है साइंटिस्ट ने, और यूनिवर्सली अप्लाई हो पाएगा सारे इंसेक्ट्स पे, बर्ड्स पे, बैट्स पे, पेंगुइन एंड वेल्स पे, जो कि हमें बताएगा कि जो मैकेनिज्म है उड़ने का एंड देन स्विम करने का डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, वो कैसे वर्क करता है, तो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे पहले हम देखते थे हम्म। कि बहुत सारे एनिमल्स थे जो उड़ते थे, बट धीरे धीरे उनका जो फ्लाइंग फीचर है वो कम हो गया। या फिर फ्यूचर में कौन कौन से इंसेक्ट्स जो है वो फ्लाइंग या फिर स्विमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। तो दूसरे ये बायोमेटा कितने कितने मास होना चाहिए, उनका विंग का साइज कितना एरिया होना चाहिए, दैट ये इज। उसी के से मास एंड विंग के रिगार्डिंग इसमें ग्राफ को इन्होंने कन्वर्ट किया। हाँ, तो आपका जितना कम मास होगा, जितना वेट कम होगा, आप कितने बार विंग को आप यूज़ करेंगे, एरिया कितना होगा उसके रिलेशन में। तो इसका यूसेस कहाँ हो सकता है? एरोप्लेन में। इसका यूसेस कहाँ हो सकता है और भी ऐसा कुछ, ड्रोन बनाने में। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं बस। 1 ईयर आफ्टर टाइटन, तो टाइटन का जो एग्जांपल दिया कि बिलियनर ने फंड दिया था कि टाइटन को कि वो एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर टाइटैनिक शिप नीचे में, वहाँ जा करके। तो आधा रास्ता में कि जाते ही जो टाइटन जो सी सबमर्सिबल व्हीकल था, इट कोलैप्स्ड ड्यू टू प्रेशर, हेवी प्रेशर। और जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है इट इज़ स्टिल एंड गोइंग ऑन। इंडिया का भी एक मिशन है इसमें, इसको हम लोग बोलते समुद्रयान बोलते हैं, जिसका मिशन लॉन्ग टर्म है कि आप 6,000 मीटर नीचे जाएंगे, 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे, और उसमें एक अनमैन्ड भी होगा और मैंड भी होगा, और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आता है। तो फ़ायदा क्या है, डीप सी एक्सप्लोरेशन क्यों पढ़ते हैं यार? तो प्रोबेबली हम लोग जब भी वी डिस्कस अबाउट ओशनोग्राफी, ओशन और हाइड्रोग्राफी, व्हेन इंडिया साइंड विद मालदीव्स, उसमें होता है कि जो सी बेड अथॉरिटी है, आपको एक तो पॉलिमल नेडू नोडूज मिलने का रहता है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया, कोरल स्पीसीज हो गया। उसके बाद फिर कैसे वर्क कर रहा है ओशन के अंदर में। दूसरा कि साइंटिफिक जो एक्सप्लोरेशन है वो तो हो गया, और साथ साथ ही साइंटिफिक डिस्कवरी रिगार्डिंग न्यू स्पीसीज, वही बात कर लीजिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरा हो गया कि फॉर एग्जांपल मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा होगा विथ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, वीनस से कैसा होगा, तो वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबमर्ज होकर के नीचे होकर, तो इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो व्हीकल्स है, जो प्राइवेट सेक्टर व्हीकल्स भेजते हैं, इट इज़ नॉट अडेयरिंग टू द रेगुलेटरी प्रोटोकॉल। इसी कारण जो स्टील हो गया या और भी जो alloys है that has used to make the vehicle, it is not suitable, और उसी कारण it collapsed। तो उसे का रिसर्च इम्पोर्टेंट है। और जैसे
अर्थमिस अकॉर्ड है 53 कंट्रीज का फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। वैसे ही आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ डीप सी एक्सप्लोरेशन ट्रीटी अमंग द नेशन, कि वो अपना फंड को इकट्ठा करके एक्सप्लोर कर सके। जैसे एंटार्क्टिक का है, आर्टिक का है, वैसे ही डीप सी भी कर सकते। ऐड करना करना नहीं याद नहीं करना। नेक्स्ट, लॉज ऑन मर्सनरीज इन द वॉर जोन्स। तो कॉम्बैटेंट्स और मर्सनरीज, दो यहाँ पे कीवर्ड्स की बात हो रही है। मर्सनरीज वो लोग होते हैं जिनको रिक्रूट किया जाता है किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, बट ऑफिशियल जो आर्म्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उसका वो पार्ट नहीं होता है। और कॉम्बैटेंट्स की बात करते हैं तो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अपने नेशन को सर्व करने के लिए या पेट्रियोटिक फीलिंग्स की वजह से कॉम्बैटेंट्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। बट मर्सनरीज के केस में हम देखते हैं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसे कमाने के लिए वो बेसिकली रिक्रूटमेंट ले लेते हैं। तो वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जा रही है। इंडियंस जो कोई जिनको रिक्रूट किया जा रहा है रशियन आर्मी के अंदर, एंड वहां से हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके पास बेसिकली देखा जा रहा है कि कंप्लेन्स आ रही हैं, एंड हम बोल सकते हैं कि इशू क्रिएट हो रहा है कि हो सकता है इन लोगों की ट्रैफिकिंग हुई हो टूवर्ड्स दी रशिया, एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट और हाई पेइंग जॉब्स की वजह से वो वहां पे चले गए हों। तो इंटरनेशनल लॉज मर्सनरीज को लेके, जिनेवा कन्वेंशन, उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल एपीआई आर्टिकल 47 की बात हो रही है इसमें, जो कि 6 कंडीशन देता है कि किस किस को मर्सनरी आप कंसिडर करोगे। एंड इनको प्रिजन ऑफ वॉर स्टेटस भी नहीं मिलता है, और इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जो कि प्रिजन ऑफ वॉर स्टेटस वाले लोगों को मिलती है अंडर द जिनेवा कन्वेंशन। ह्यूमेन ट्रीटमेंट के यहाँ पे कंसर्न्स उठते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो किसी भी लॉ के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी कन्वेंशन 1977, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था जो मर्सनरिज्म अफ्रीका के अंदर हो रहा था सिविल वॉर्स के टाइम पे। इसके इसमें अलावा क्वेश्चन उठता है कि मर्सनरी क्यों यूज करते हैं। पहला, कंट्री क्यों यूज करते हैं मर्सनरी। आपको तो आपने बताया कि जो लोग जाते हैं उनके तरफ से बताया, लेकिन कंट्री क्यों यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल रशिया है, उसको मैन पावर लॉन्ग टर्म में चाहिए और एट ए अफोर्डेबल रेट। उसको पेंशन नहीं देना है, सोशल सिक्योरिटी नहीं देना है, अगर डेथ होता है तो कम से कम कंसोल नहीं करना पड़ेगा माता पिता को। तो कंट्री क्या करते हैं कि इसको आउटसोर्स कर दिया वॉर को। फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्राइवेट आर्मी, ब्लैक वाटर फेमस है, यूएस के प्राइवेट आर्मी है। वैसे ही रशिया का वैगनर ग्रुप हो गया। और इसी में मोस्टली गलेबल इंडियंस, उनको बोला जाता है कि आपको लड़ने का मौका मिलेगा, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तब चल जाते हैं। और वो जो सरकार और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा हो जाता है, वो दूसरे कंट्री के लिए कि सस्ते में काम हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसने बोला है कि रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। प्रिवेंटिव मेजर, कि आप ऐसा करें कि क्या ड्राइव कर रहा है पीपल को कि दे आर लिविंग द कंट्री एंड दे आर गोइंग रशिया एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक हो सकता है। दूसरा कि दोनों कंट्री के बीच में सहमति होना चाहिए कि वी आर नॉट यूजिंग ईच अदर सिटीजन फॉर आर स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रोल, ऐसे ही बोल सकते हैं। बस। इसमें ये बोल सकते हैं कि जो एयरपोर्ट पे जब हमें पता होता है कि ये इंडियंस जो हैं ये कन्फ्लिक्ट जोन्स में जाने वाले हैं, तो अप्रूवल नेसेसरी होना चाहिए उनके लिए। हम्म रेलवेज, इट आईज 5,000 crores ऑफ टेंडर फॉर कवच। तो सबसे पहले कवच की बात करते हैं। तो इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है, एंड कोलिजन डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। आरडीएसओ और आईआर, इंडियन रेलवे और रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है, और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी का इसमें यूज किया जाएगा ताकि जो हमारी मूविंग ट्रेन्स हैं
उसमें हम सिग्नलिंग सिस्टम को यूज कर पाए और एक दूसरे से जो मूविंग ट्रेन है वो बात कर पाएंगी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, ताकि अपने ब्रेक्स को पहले ही वो कंट्रोल कर पाए, अलर्ट कर पाए ड्राइवर्स को और अवॉइड कर पाए कोलिजन को। सो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन रेलवेज जो है वो 5,000 करोड़ का मेगा टेंडर इंट्रोड्यूस कर रही है कवच के लिए अक्रॉस। अब इसमें क्या दिया हुआ है ना कि मोस्टली अभी सिर्फ 3,000 किलोमीटर हुआ है कवच, लेकिन कितना बचा हुआ है? 70,000 बचा हुआ। बचाओ। तो नेक्स्ट 6,000 किलोमीटर को प्रिपेयर करने के लिए बात हो रहा है। तो ओवरऑल 5,000 करोड़ ओनली फॉर 10,000 किलोमीटर। तो कितने करोड़ लगेंगे 70,000 पूरा करने में? तो ये बात बताता है कि इट इज़ अ वेरी कॉस्टली सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डेटा सेंटर चाहिए, डिजाइनिंग सिस्टम चाहिए, एंड इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम। जो ट्रैक चेंज होता है बीच में, और फिर अलग अलग लाइनमैन होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, अलग उनका रोल हो गया इन पे। तो कवच कैसे काम करता है कि दोनों ट्रेन के बीच में रडार होता है। जैसे पूछा था रडार का क्या यूज़ है, तो उसमें होता है रडार। और जैसे ही दिखता है कि ट्रेन इज कमिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, तो इट इंस्टॉल्स इट यूजेस ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो अचानक से फिर कुछ दूर जाके रुक जाता है। इट रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, फेलियर टू एब्जॉर्ब सिग्नल, ये सब कम हो जाएगा कवच लगने से। एंड ऑल्सो कि जो एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, ये इसको जो आपने रडार का एक्सप्लेन किया उसी के बारे में फिर कुछ अलग है मतलब रडार क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, रडार हो गया बेसिकली कि सामने में ट्रेन आ रहा है, उसके जो सिग्नल है वो हम्म। दिखेगा कि जल्दी आ रहा है। दूर होगा मतलब इस टाइम समय लग रहा आने में, लेकिन जल्दी आ रहा है उसको लगेगा ना, हाँ तो फिर इसका मतलब सामने में। तो कितने सामने में है उसके हिसाब से कितना स्पीड है, उसके हिसाब से कितना ब्रेक लगना चाहिए, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है फिर। तो कवच हो गया। इट इज़ नॉट फॉर कोलिजन तो विथ ह्यूमन एनिमल, उसके लिए नहीं है, ना कि बाइक के लिए, किसी और चीज़ के लिए। अगर वो रोड पटरी वो पार कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग में पार कर पा रहे, उसके लिए नहीं है। ट्रेन टू ट्रेन है एक तरह से। Constitutional respect should be reduced, should not be शुड reduced नॉट to ऑप्टिक। optics. हाँ, इसका कमेंट करना है इसके ऊपर में। तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट का बात होता है कि इफ़ यू आर जस्ट रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेस वैल्यू ऑफ इट, कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए, बस बताने के लिए कि वी आर रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपका जो लॉज और पॉलिसीज़ वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच में जो लूप होल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म डिस्क्रिशन यूज होता है टू बाईपास सर्टेन प्रोविजन रूल्स, उसमें एक तरह से ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसको कम होता है लॉन्ग टर्म में। तो देयर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी, ऐसे करके बोला है। तो इसमें कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड इसमें दिया हुआ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम टॉक्स अबाउट कंसेशस बिल्डिंग, आपस में सहमति, जैसे अभी देखा गया 240 हुआ, 240 के बाद फिर नीतीश कुमार है, 17, 15 ऐसे करके बना सरकार। तो कोलिशन ड्रिवन होता है। प्रेसिडेंसी सिस्टम में क्या होता है कि वो आदमी पर वोट पड़ता है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कल्ट लाइक प्रश्न होना क्रिएट करने का, वो इसमें नहीं हो पाता है। ज़्यादा लोग होने से लेट से डिसीजन मेकिंग हो सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग गलत होना वो कम होगा जितने लोग रहेंगे, क्योंकि सबका सहमति होना जरूरी है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट रिस्पेक्ट करना जरूरी है, वो होता है। दूसरा, अलग अलग दिया हुआ है इसमें कि अलग अलग एरियाज क्या है। विदाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बट इट इज अ कन्वेंशन। प्राइम मिनिस्टर हैव एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ एनएसए एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेकिन उनको कैबिनेट कमेटी के थ्रू करना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट कमेटी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मिनिस्टर होते हैं, टॉप पोर्टफोलियो मिनिस्टर होता है, वो डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसमें एक और कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो मोरालिटी, इट इज सब्जेक्टिव टू ईच कल्चर, रिलीजन, environment, etc. But constitutional morality that is driven from the constitutional convention, constitutional precedent,
एंड जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। और जो बेसिक जो थिंकिंग रहा है फोर फादर्स का, यहाँ का सिविलाइजेशन इथॉस का, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट था, उसका जो इथॉस है, उसका जो थिंकिंग है, फॉरवर्ड थिंकिंग, वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। तो धीरे धीरे टॉप डाउन मैकेनिज्म इंडिया में, बॉटम अप भी है, लेकिन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है सोसाइटी के अंदर विथ एजुकेशन, विथ टेक्नोलॉजी, विथ मोर अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो और समय लगेगा। दूसरा इसमें बात होता है पीएमओ का। जब सरकार जब मेजोरिटी में रहते हैं तो पीएमओ वन ऑफ द मोस्ट बोला जाए तो पावरफुल मिनिस्ट्री बन जाते हैं। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। जब कोalition सरकार होता है तो इट इज मोस्ट डिस्पर्स्ड। तो एक ये आ जाता है। तो बेसिकली इसमें बात हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात हो रहा है। इसमें बात हो रहा है कि यूनियनाइजेशन रादर देन फेडरलाइजेशन। इसमें बात हो रहा है बाईपासिंग द लॉज। इसमें बात हो रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट सेट किया जाता है, कन्वेंशन सेट किया जाता है, उसको बाईपास करे। इसमें बात हो रहा है कि कोalition को प्रमोट करना चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग प्रमोट करना रादर देन यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग। तो तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट बढ़ सके। Next, India seeks 3-year waiver for EU carbon tax for its MSMEs. तो CBAM जो यूरोप का कार्बन बॉर्डर टैक्स है, पॉलिसी मेजर है ताकि वो कार्बन एमिशंस जनरेट जो हुए हैं प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ कुछ गुड्स को लेके उसके ऊपर वो फेयर प्राइस लगा पाए। सब चीजों पे अप्लाई नहीं होता है, बट इम्पोर्ट अगर हो रहा है सीमेंट का, आयरन का, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोजन से रिलेटेड दूसरे कंट्रीज से, तो उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड जो इम्पोर्टर्स होते हैं इन गुड्स के, उनको बेसिकली कार्बन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं जो कि दिखाता है कि जितना अमाउंट ऑफ एमिशन उन्होंने क्रिएट किया है इस प्रोडक्ट, कितना अमाउंट ऑफ एमिशन उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। एंड ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं बेसिकली ये इक्विवेलेंट होते हैं जो भी ईयू का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री जो ईयू के अंदर है उनको रेगुलेट किया जाता है। इंडिया के कंसर्न्स यहाँ पे ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट जो है एमएसएमईज को लेके वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा एमएसएमईज के लिए भी। और इसमें मैं ऐड करूँ कि जो CBAM है, ग्रीन टैरिफ है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ अभी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2026, वो फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा। और पहले तो कम कुछ प्रोडक्ट के ऊपर है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे 50% ऑफ टोटल इमिशन कैप्चर कर सकेगा। इंडिया मोस्टली एक्सपोर्ट आयरन, स्टील, सीमेंट और बाकी जब फिनिश प्रोडक्ट उस पर लगेगा। तो दोनों के लिए एक क्वेश्चन उठता है इसमें कि जो CBAM है, क्या उसको WTO के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। WTO में बात होता है नॉन टैरिफ बैरियर का, तो CBAM एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर है। क्या वो सही सोल्यूशन है? इट विल ओपन अ पैंडोरा बॉक्स। अगला बार बोला जाएगा कि इसमें जेंडर राइट, माइनॉरिटी राइट, वो भी इंक्लूड करो ट्रेडिंग में। अब ट्रेड का सिर्फ बात करें रादर देन ग्रीन डील का, उसके लिए अलग मेजर है, उसके लिए UNFCCC है। तो ये इंडिया बात करता है, क्वेश्चन उठाता है WTO पे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर CBAM इस पर लगेगा तो जो इंडिया का स्टैंड रहा है, डेवलपिंग कंट्री का स्टैंड रहा है कि ओवर द ईयर्स फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स, जो डेवलप कंट्रीज का मोर एंड मोर कंट्रीब्यूशन रहा है एमिशन पर, वो खुद तो पैसा दे नहीं रहे। $100 बिलियन कमिटमेंट है, वो नहीं कर पा रहे। ऊपर से दे आर रेजिंग टैक्सेस एंड दे आर पुटिंग टैक्सेस ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, जहाँ पर उनके पास फंड ही नहीं है कि वो न्यू और ग्रीन एनर्जी और बाकी जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें इन्वेस्ट कर सकें। या तो वैसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे वो भी नहीं कर पा रहे। तो इंडिया बात करता है कि क्या लॉन्ग टर्म में CBAM एक तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा अगेंस्ट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भेज रहे हैं, इट विल बी इट विल बी टैक्स्ड हेवीली अंडर द CBAM। तो इंडिया के इंडस्ट्रीज है मोस्टली सायरन, स्टील और बाकी सब, उसमें इम्पैक्ट।
लास्ट कॉन्टिनेंट मस्ट रिमेन अ प्रिस्टीन विल्डरनेस। तो क्वेश्चन इसमें उठता है, लास्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक का बात हो रहा है, तो अंटार्कटिक ट्रीटी भी है इसके हिसाब से, कि अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या बात होता है कि जो भी कंट्रीज है दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर क्लेम, और बोल सकते हैं ईच अदर एफर्ट्स इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट कॉन्टिनेंट। दूसरा कि द कॉन्टिनेंट शुड बी एक्सप्लोर्ड इन अ वेरी पीसफुल मैनर एंड, और डंपिंग ऑफ वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से लेकर के न्यूक्लियर वेस्ट वहाँ पर डंप नहीं करें। अंटार्कटिक इज फॉर होल ह्यूमन ऑफ ग्लोबल पीस सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए अंटार्कटिका के अंदर में क्या है, तो हिमाद्री नॉर्थ में, साउथ में भारतीय हो गया, और एक और आई कैन नॉट रिकॉल, भारतीय है साउथ में अंटार्कटिक में। तो इसमें 2 to 3 एरियाज कंसर्न है। पहला कि हर एक कंट्री जो वहाँ पे एक्सप्लोर करने गए उन्होंने एक अपना नीश एरिया को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें विथ रिगार्डिंग टू फॉसिल फ्यूल, विथ रिगार्डिंग टू अदर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या साथ में करना चाहिए कि अलग अलग करें। दूसरा, जो टूरिस्ट जाते हैं वो पहले बहुत कम था, वो बात होता था सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अभी जो टूरिस्ट जाते हैं दे आर गोइंग फॉर ओनली फॉर पर्पज ऑफ टूरिज्म। उसके कारण बायोमेट्रिक जो वेस्टेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और इट इज अफेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड डैमेजिंग द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया। फर्दर जो यहाँ से जा रहे हैं, इट कैन लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्वेजिव स्पीसीज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द स्पीसीज प्रेजेंट इन द अंटार्कटिक स्फीयर। तो तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम है IAATO, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिक टूर ऑपरेटर, दैट इज टॉकिंग कि 1 लाख लोग टूरिस्ट है जो गए अंटार्कटिक में, उसमें से चाइना और US जो है 40% टूरिस्ट वहाँ के जाते हैं। तो ऑलरेडी एक तरह का बिजनेस मॉडल बन ही चुका है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रहा है। लेकिन ये ऑथर बताना चाह रहे हैं कि लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक, इट शुड रिमेन प्रिस्टीन, और सेल्फ रेगुलेशन अभी IITO का है, तो एक अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए कि कोटा सिस्टम होना चाहिए, इतने ही कर सकते हैं। या फिर टूरिस्ट के ऊपर में भी एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ एक गाइडलाइन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही टूरिस्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अल्टरनेट टैक्स दे कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट हो वो उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। टूरिस्ट ऑपरेटर वही मिटिगेट करें खुद ही, टैक्स रिलीज होना चाहिए और टैक्सेशन इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंडिया से क्या है, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट टूरिज्म इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिक रिसर्च कंजर्वेशन, ये दे हैव टेकन अप। फिर गवर्नेंस एक्शन होना चाहिए, इंडिया एंटार्कटिक इज ओन अंटार्कटिक लॉ। इंडिया में अंटार्कटिक लॉ क्या है कि यू आर नॉट, अगर कोई भी अंटार्कटिक में जा करके एक्सप्लोरेशन करेगा इट विल बी बैंड, और इम्प्रिजमेंट भी है। न्यूक्लियर अगर एक्सप्लोर करेंगे तो 10 years 20 years इम्प्रिजमेंट भी है। तो बेसिकली पीनल प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया है अंटार्कटिक लॉ में। तो ये दिखाता है कि इंडिया भी जो DPSP के अंदर में वी आर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, तो इंडिया टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उनका गोल है। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का बात कर, ऐड कर दो। एंड इसमें एक और है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत। दक्षिण भारतीय है, दक्षिण गंगोत्री होगा। हम्म हम्म, एंड एक और रिसर्च सेंटर बनाने की भी हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले 10 साल में। हम्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट। shadows of caste. Despite the affirmative action programs, it continues to shape the inequalities. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट वो हमें बता रहे इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। गिनीज कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो 2017 से लेके 23 के बीच में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा है उसमें हमने देखा कि कंजम्पशन के रेट्स में चेंजेस आए हैं। ST SC और OBC की अगर बात करते हैं तो इन सोशल ग्रुप्स के अंदर जो हमारा रेट है कंजम्पशन के अंदर, जो इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज हुई है। इसमें बोल सकते हैं डिस्पाइट अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम,
इतना अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, स्टैंड अप स्कीम है, आप मुद्रा लोन भी दे रहे हैं, आप रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तब भी देर इज अ इनइक्वालिटी अमंग द सर्टेन सेक्शन सोसाइटी, ST SC विमेन OBC एक्सेट्रा। क्यों हो रहा है ऐसा? तो सबसे प्रॉब्लम क्या है? स्टिग्मा। दूसरा कि आप जब बर्थ लेते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर में, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब भी इम्पैक्ट करता है आपका लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और बेसिक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, हेल्थ को, वो एडुकेट डेवलप नहीं हो पाता है, तो क्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो इसी कारण वो अपने जो सोशल मोबिलिटी है वो उस पर फोकस नहीं कर पाते, स्किल पे फोकस नहीं कर पाते। तो जब तक एक बेसिक जो नेसेसिटी पूरा नहीं होगा, तब तक ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन और बाकी ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एजुकेशन जब पूरा नहीं होगा, तब तक आप मोबाइल नहीं हो पाएंगे ऊपर में। तब उनका जो बच्चा होगा वो फिर बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन MBA बाकी सब नहीं कर सकता, या फिर टेक्निकल स्किल नहीं सीख सकता ऑनलाइन, कुछ कंप्यूटर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आपका बेसिक चीज़ पूरा नहीं है। उसी कारण में हो सकता है। और स्टिग्मा बात करी है, एटीट्यूडनल चेंज इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर में, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कास्ट सेंसिटाइजेशन फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, और फिर स्कूल एजुकेशन में मॉरल साइंस क्लास में भी पता होना चाहिए। और And also economic freedom. इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंसी, प्लस कास्ट जो पॉलिटिक्स है कभी कभी डिवाइसिव रोल भी प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादा आप कास्ट को लेंगे तो ज़्यादा बार रीअफर्म होता है सोसाइटी के अंदर में, ज़्यादा फिर आइडेंटिटी क्रिएट होता है, और आइडेंटिटी कारण, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण वापस से डिवीजन ऑफ सोसाइटी के अंदर होता है, एक सर्कुलर लूप है, तो एक वो भी एक हो सकता है कारण। तो फाइनेंशियल, मेंटल पीस, फाइनेंशियल हो गया, इंडिपेंडेंसी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया, स्टिग्मा हो गया, फिर बेसिक नेसेसिटी पूरा नहीं हो रहा वो हो गया एक। तो अलग अलग एरिया है दैट इज शेपिंग आउट इनइक्वालिटीज। Hmm. So we have ended for today. Thank you so much for joining, everyone. Keep watching and keep learning. Thank you.